नमस्कार, मैं रविश कुमार। गजा के अल शिफा अस्पताल में इस्राइल की सेना घुस गई है। अल जजीरा सहित कई समाचार एजेंसियों ने रिपोर्ट किया है कि इस्राएली सैनिक एक एक कमरे में जा रहे हैं, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ से पूछताछ कर रहे हैं। अल जजीरा ने यह भी रिपोर्ट किया है कि अस्पताल के भीतर घुसकर इस्राइल की सेना ने इलेक्ट्रॉनिक चेक पॉइंट लगा दिए हैं। इसी से गुजरकर सभी को पूछताछ के लिए जाना पड़ता है। डॉक्टर, स्टाफ और घायलों को भी बारी बारी से पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। एसोसिएटेड प्रेस से गजा में अस्पतालों के महानिदेशक मोहम्मद ज़ाकौत ने कहा है कि अस्पताल के भीतर मरीज चीख चिल्ला रहे हैं। भयावह स्थिति है, हम अब मरीजों को नहीं बचा सकते। अल शिफा अस्पताल के एक डॉक्टर ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा है कि अस्पताल के बाहर से गोलियां चल रही हैं, कोई भी खिड़कियों के पास नहीं जा रहा। अस्पताल में काम कर रहे एक व्यक्ति ने अल जजीरा को बताया है कि जो कोई चलता फिरता नजर आता है उसे निशाना बनाया जा रहा है। अस्पताल के भीतर से कोई जवाबी हमला नहीं हुआ है, किसी के पास कुछ है भी नहीं। मीडिया में टनल की खबरें चल रही हैं जो सही नहीं है। अल शिफा अस्पताल की दास्तान अपने वर्तमान में ही दफन हो गई। इतिहास से आप क्या ही उम्मीद करेंगे। हम कोई न्यूज चैनल नहीं है, हमारे पास अस्पताल का हाल बताने वाली तस्वीरें तुरंत नहीं आती हैं, बल्कि मिल ही नहीं पाती हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी वजह से अल शिफा का हाल नहीं बताया जाएगा? मुझे लगता है कि अल शिफा का हाल तब भी बताया जाना चाहिए और आपको सुनना चाहिए जब अस्पताल के भीतर का हाल बताने वाली तस्वीरें ना हो। उन तस्वीरों पर अब इस्राइल का कब्जा होगा। उन तस्वीरों में अब अल शिफा नहीं, इस्राइल दिखाई देगा। घायलों की चीख पुकार नहीं, इस्राइल की मानवता दिखाई देगी। मुमकिन है आप इस अस्पताल में रखे गए लोगों से सहानुभूति ना रखते हों, मगर खुद के साथ तो रखते ही होंगे। यह कहानी आपको इसलिए सुननी चाहिए कि एक दिन यह घटना दुनिया के दूसरे हिस्से में भी दोहराई जाएगी। हिटलर की यातनाएं आज भी दोहराई जा रही हैं। खुद इस्राइल का ट्विटर हैंडल हिटलर की आत्मकथा लेकर दिखा रहा है। इस ट्वीट में लिखा है कि एंटीसेमिटिज्म किल्स, यानी यहूदियों से नफरत करना जानलेवा है। आईडीएफ सैन्य बलों को गजा के घर में एक कमरे में हिटलर की किताब मिली है। इस जगह का इस्तेमाल हमास आतंक के अड्डे के रूप में कर रहा है, ऐसा इस्राइल का दावा है। आतंकवादियों ने किताब में हाईलाइट किया है, ये ट्विटर हैंडल पर लिखा है और नोट्स बनाए हुए हैं। ये शब्दों से शुरू होता है और खत्म होता है सड़कों पर यहूदी खून से। लेकिन इस्राइल की आधिकारिक भाषा में वही शब्द आ रहे हैं जो हिटलर यहूदियों के लिए इस्तेमाल करता था। हिंसा के शिकार लोगों के भीतर भी उसी तरह की हिंसा की चाह बन जाती होगी। तभी इस्राइल के नेता और सैनिक हिटलर का नाम लेने में संकोच नहीं करते। जो उनका खलनायक था वही अब उनका हीरो है। इसी सरकार के लोग गजा के लोगों के लिए अंधेरे की औलाद, मानव जानवर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं। ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल नाजी जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ किया जाता था। मौत का इससे क्रूर चेहरा क्या हो सकता है कि उस अस्पताल को ही घेर लिया जाए जहां किसी तरह जिंदा बचे लोग सांस बचा लेने के लिए संघर्ष कर रहे हों। और मानवता का इससे क्रूर चेहरा नहीं हो सकता कि उस अस्पताल को चारों तरफ घेर लेने के बाद इस्राइल कह रहा हो कि हमने जो इंक्यूबेटर, बच्चों के लिए भोजन और दवाएं वगैरह भेजी थी वो अस्पताल में पहुंच गई हैं। अरबी जुबान बोलने वाले हमारे सैनिक और मेडिकल टीम यह सब पक्का करवा रहे हैं कि जरूरतमंदों तक मेडिकल सप्लाई ठीक से पहुंच जाए। अल शिफा अस्पताल को इस्राइल की सेना ने घेर लिया है। आईडीएफ ने कहा है कि अस्पताल के भीतर हमास के खिलाफ हमारा ऑपरेशन चल रहा है। हम केवल हमास को निशाना बना रहे हैं। मानवता के एक और महापुजारी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 13 नवंबर को कहा कि अस्पतालों पर कम घातक कार्रवाई होगी, बाकी इलाकों के मुकाबले उतनी कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। ऐसी मानवता, करुणा, उदारता की मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। उस अस्पताल में भर्ती लोग कौन हैं? उस अस्पताल के कैंपस में शरण लेने वाले कौन हैं? जाहिर है वही हैं जिनके घरों पर इस्राइल ने बम बरसाए हैं।
23 लाख में से 17 लाख से अधिक आबादी बेघर हो गई है। उनके घर मिट्टी में मिला दिए गए, दोबारा घरों में नहीं लौट सकते। लगातार अस्पतालों पर हमले होते रहे, अस्पताल बंद होते रहे, इसके बाद भी जो बाइडेन कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि अस्पतालों पर कम घातक कार्रवाई होगी। अल शिफा अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सलमिया ने एएफपी न्यूज एजेंसी से कहा है कि 179 शवों को मुर्दा घरों से निकालकर दफनाया गया क्योंकि बिजली की सप्लाई नहीं थी। शनिवार को अल शिफा के जनरेटर का ईंधन खत्म हो जाने के बाद से 7 नवजात और आईसीयू के 29 मरीजों की मौत हो चुकी है। हमारे पास अल शिफा अस्पताल की नई तस्वीरें नहीं हैं, मगर पिछले 1 महीने की इन पुरानी तस्वीरों को देखिए। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर जर्मनी के चांसलर को अंदाजा नहीं हुआ होगा कि इस अस्पताल पर किस तरह से हमला किया जा रहा है? चारों तरफ की बमबारी के बीच उन डॉक्टरों ने कैसे लोगों का इलाज किया और अपनी जान दे दी। स्नाइपर और ड्रोन के हमले के बीच इस अस्पताल में इस समय 650 मरीज भर्ती हैं और 5000 से लेकर 7000 शरणार्थी भी हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार कम से कम 2300 लोग अस्पताल के भीतर हैं और गोलीबारी की सूरत में निकल नहीं पाएंगे। WHO के अध्यक्ष ने कह दिया कि अल शिफा अब अस्पताल की तरह काम नहीं कर रहा है। अस्पताल के निदेशक कह रहे हैं कि इस्राएल की सेना लगातार हमला कर रही है। रह रहकर अस्पताल के परिसर में गोलियां चलाई जा रही हैं। डॉक्टर जान पर खतरा लेकर मरीजों के पास जा रहे हैं। पत्रकार कह रहे हैं कि अस्पताल में मौजूद लोगों से इस्राएल ने कह दिया है कि हाथ ऊपर उठाए हुए बाहर निकल आइए। कुछ लोगों को व्हील चेयर चाहिए, कुछ अन्य लोग विकलांग भी हैं। रविवार को शिफा के कार्डियो वार्ड पर हमला कर दिया गया। शुक्रवार को 3 नर्सों की हमले में मौत हो गई। इनक्यूबेटर में जब बिजली की सप्लाई नहीं मिलती है तो नवजात को ऑक्सीजन नहीं मिलता। 6 बच्चों की इनक्यूबेटर के काम नहीं करने के कारण मौत हो गई। इस्राएल ने कहा है कि उसने लोगों को अस्पताल से निकलने के सुरक्षित रास्ते दिए हैं। अस्पताल के स्टाफ ने इस दावे का खंडन किया है और कहा है कि इस्राएली हमले से उनके लिए काम करना और मुश्किल हो गया है। सोचने वाली बात है, चारों तरफ बमबारी हो रही है, गोलीबारी हो रही है, उसके बीच आईसीयू के मरीजों को कैसे निकाला जा सकता है? सुरक्षित रास्तों पर लोगों के धूप में घंटों तक चलने के भी वीडियो सामने आए हैं। क्या इन हालात में गंभीर रूप से घायल या बीमार मरीज कहीं भी जा सकते हैं? पीने को पानी नहीं है और गाड़ी चलाने का ईंधन नहीं, तो मरीजों से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि इस्राएल के मानवीय ऑफर का सम्मान करते हुए अल शिफा छोड़कर निकल जाएं? अल शिफा अब अस्पताल नहीं रहा, सब कुछ तबाह हो गया है। यह बयान अस्पताल के निदेशक का है। इसके भी 2 दिन हो गए हैं। अब तो अस्पताल ही इस्राएल की सेना के कब्जे में है। 13 नवंबर को फ्रांस 24 से अस्पताल के निदेशक की कही गई उनकी बात का यही मतलब निकलता था कि अल शिफा अस्पताल नहीं रहा, वह कभी अस्पताल हुआ करता था। निदेशक ने कहा है कि अब सिर्फ दीवारें बची हैं जो लोगों के मरने के लिए खड़ी हैं, क्योंकि उन्हें कोई इलाज नहीं मिल सकता। यह अस्पताल एक सामूहिक कब्र है। सोमवार शाम तक ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोग मर गए। ऑपरेशन कक्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हमारा स्टाफ किसी का इलाज नहीं कर पा रहा। लोग अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। अस्पताल का ब्लड बैंक भी काम नहीं कर रहा। किसी घायल को अब खून भी नहीं मिलेगा। इस अस्पताल के परिसर में सैकड़ों लोगों ने शरण ली थी, यही सोचकर कि यह सुरक्षित जगह होगी, मगर उनका अंदाजा गलत निकला। अब आपके पास इस अस्पताल को लेकर जो भी जानकारी होगी वो इस्राएल की तरफ से दी जाएगी। इस अस्पताल को बर्बाद करने के बाद इस्राएल के बयानों से आपको उसकी मानवता झलकेगी कि वह कितनी दवाएं पहुंचा रहा है, लोगों का इलाज करवा रहा है। यह वीडियो इस्राएल की सेना आईडीएफ का है। आईडीएफ का बयान आया है कि अस्पताल को 300 लीटर ईंधन की आपूर्ति की गई है, जिसे हमास ने ठुकरा दिया। दुनिया भर में इसकी बात होने लगी, लेकिन इतने ईंधन से केवल आधे घंटे के लिए अस्पताल के जनरेटर चल पाएंगे। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान है कि हमने 300 लीटर ईंधन से मना नहीं किया है। हमने इतना कहा है कि रेड क्रॉस या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हाथों भिजवा दीजिए या सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए।
मैं हवाई बमबारी के बीच एम्बुलेंस में सुबह के 2 बजे ड्राइवर की जान जोखिम में डालकर आधे घंटे का ईंधन लेने नहीं जा सकता हूं। इससे लोगों की भूख खत्म नहीं होगी। दुनिया 12,000 मृत लोगों को भूल चुकी है, 30,000 घायलों को भुला चुकी है। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इस्राएल ने नवजात बच्चों को पोर्टेबल इंक्यूबेटर में डालकर बाहर निकालने की बात कही, मगर यह संभव नहीं हुआ। WHO भी कह रहा है कि अस्पताल से मरीजों और घायलों को बाहर निकालना नामुमकिन है। अल शिफा में बिजली नहीं, वहां के मुर्दा घर में रखी लाशें सड़ने लगी हैं। उन्हें अस्पताल के ही परिसर में सामूहिक रूप से दफन करना पड़ा। इस्राएल की सेना ने कहा कि अस्पताल के पास एक गलियारा बना दिया है ताकि वहां से लोग सुरक्षित निकल जाएं। इस गलियारे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। आप ही सोचिए, इस्राएल के हमले से ही घायल और विस्थापित होकर लोग यहां फंसे हैं, अस्पताल में रुके हैं। क्या वे इस्राएल के बनाए गलियारे से जाने की हिम्मत जुटा पाएंगे? अस्पताल में फंसे लोगों की जिंदगी अब किसी के हाथ में नहीं है, खुद उनके हाथ में भी नहीं। अस्पताल के निदेशक ने कहा कि अगर इंटरनेट होता तो वे उस गलियारे का वीडियो दिखा देते जो लाशों से भरा पड़ा है। इस्राएल झूठ बोल रहा है। हम भी यहां से निकलना चाहते हैं, हम सुरक्षित गलियारा चाहते हैं। हमारे यहां के घायलों के पेट चीरे गए हैं, उनके सर का ऑपरेशन हुआ है, दिल का हुआ है, किसी के शरीर के अंग को काटना पड़ा है, वे निकलने की स्थिति में नहीं है। अस्पताल के निदेशक के ये सब बयान है। उनका कहना है कि एम्बुलेंस काम करने की हालत में नहीं है तो घायल कैसे निकाले जाएंगे। 1 महीने में इस अस्पताल से कैसी कैसी खबरें आईं। बिना बेहोशी की दवा की सर्जरी हुई है, दर्द को कम करने के लिए पेन किलर तक नहीं। अस्पताल में बिस्तर कम पड़ गए तो घायलों को जमीन पर लिटाना पड़ा और उनके अंग काटे गए। यहां काम करने वाले डॉक्टरों के लिए पीने का पानी नहीं था तो वे ड्रिप फीड से पानी पीने लगे। 72 घंटे काम कर डॉक्टरों ने सेवाएं दी हैं। वे घर नहीं जाते हैं, घर तो बचा भी नहीं, वहीं रहते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं काम करते हैं। गजा में 150 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अपना झंडा आधा झुका दिया है। उसकी संस्थाओं के 100 से अधिक कर्मचारी इस्राएल के हमले में मारे गए हैं। जाहिर है इन 101 लोगों ने हमास के लिए अपनी कुर्बानी नहीं दी। वे मानवता की सेवा में बमबारी के बीच डटे रहे और अपना काम करते रहे। ये लोग सैनिक नहीं थे, बल्कि हमारी आपकी तरह थे जो युद्ध और हिंसा के क्षेत्रों में जाकर लोगों को मदद पहुंचाते थे, मगर उनकी सुरक्षा तक की परवाह नहीं की गई। बच्चों के अस्पताल अल नासर और अल रंतीसी बिना सहायता के काम नहीं कर पा रहे हैं। इन पर भी इस्राएल का हमला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अल रंतीसी से 1 दर्जन से अधिक लोगों को मिस्र और जॉर्डन के अस्पतालों में भेजा गया है। इस्राएल की सेना IDF ने बार बार कहा है कि हमास ने अल शिफा को अपना अड्डा बना लिया। इस कारण अल शिफा को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत संरक्षण नहीं दिया जाएगा। IDF ने चेतावनी दी कि 12 घंटे के भीतर अस्पताल से चलने वाली सैनिक गतिविधियां बंद हो जाएं, मगर गतिविधियां बंद नहीं हुई। अस्पताल में काम करने वाले कई डॉक्टरों ने इन बातों को गलत बताया है। कहा है कि अस्पताल में कोई टनल नहीं है और ना ही वहां हमास का अड्डा है। इस्राएल की तरह अमेरिकी खुफिया विभाग भी यही दावा करता है कि हमास का अड्डा चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन कर्बी ने कहा है कि हमास और फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद गजा के कुछ अस्पतालों और उनके नीचे अपनी सुरंगों का प्रयोग अपनी सैन्य कार्रवाई को छिपाने और बंधकों को रखने के लिए करते हैं। कर्बी ने कहा कि इन दोनों संगठनों के सदस्य अल शिफा में एक कमांड और कंट्रोल रूम चलाते हैं, यानी उनके नियंत्रण का गढ़ है। अल जजीरा ने लिखा है कि कर्बी ने इस दावे के लिए कोई सबूत नहीं दिए। ऐसे ही दावे इस्राएल ने भी बिना सबूत के किए हैं। इस्राएल ने अपने आरोपों के सबूत में सैटेलाइट फुटेज और एनिमेशन ग्राफिक्स जारी किए हैं। यह कमाल की बात है, अब एनिमेशन से सबूत बनाए जा रहे हैं। दुनिया अपनी तबाही का कार्टून चैनल देख रही है। इस युद्ध में सत्य केवल वही है जो इस्राएल बोलता है। हमास और अल शिफा के बीच पहले भी तार जोड़े गए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आरोप लगाया था कि अस्पताल के खाली कमरों में हमास अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करता है।
2014 में भी इसराइल की सेना गजा में घुस गई थी। उस हमले में गजा में 2100 लोग मारे गए थे। तब अल शिफा में हुए एक विस्फोट में 10 बच्चों की भी मौत हुई। हमास ने इस्राएली ड्रोन को जिम्मेदार ठहराया तो इसराइल ने कहा कि फलस्तीनी रॉकेट के फेल हो जाने के कारण ऐसा हुआ। अल अहली अरब अस्पताल के मामले में भी इसी तरह के आरोप लगाए गए। अल शिफा का मतलब होता है इलाज का घर। उत्तरी गजा में मौजूद यह गजा का सबसे बड़ा अस्पताल हुआ करता था। 1946 से पहले यह बैरक था जिसमें ब्रिटेन के सैनिक रहा करते थे। उसी साल यह अस्पताल बना। मिस्र के शासन और 1980 के दशक में इसराइल के कब्जे के दौरान इसका विस्तार किया गया। इसकी क्षमता 700 मरीजों को रखने की है। 7 अक्टूबर के बाद इसके कैंपस में हजारों लोग जमा हो गए। यहां काम कर रहे डॉक्टरों का कहना था कि वे 5000 से अधिक मरीजों का इलाज कर रहे हैं। युद्ध शुरू होते ही यहां पानी की आपूर्ति बंद हो गई। उसके बाद जमीन से निकाले जा रहे खारा पानी से काम चलाया गया। इस पानी को पिया नहीं जा सकता। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गजा को जितना पानी चाहिए उसका केवल 5% पानी मिल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कर्बी ने यह भी कह दिया कि हम अस्पताल पर हवाई हमले का समर्थन नहीं करते हैं। हम वहां पर गोलियों से लड़ाई भी नहीं देखना चाहते, जहां निर्दोष और बीमार लोग सिर्फ इलाज के लिए आए हुए हैं। किसी को भी आतंकवादी बताकर मार देना, कई साल तक जेलों में डाल देना आपने सुना है, देखा है। अब अस्पतालों को आतंक का अड्डा बताकर उन्हें खत्म किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गजा के 36 में से 22 अस्पतालों ने काम करना बंद कर दिया। कहीं पर ईंधन की कमी है तो कहीं पर हिंसा और हमले के कारण काम नहीं हो पा रहा। जरूरी सर्जरी और आईसीयू की सुविधाएं खत्म हो गई हैं। इन खबरों को केवल दर्ज किया जा रहा है। दुनिया क्या सोचती है, अब सत्ता में बैठे लोग इसकी परवाह नहीं करते। एक अस्पताल का हाल बताने में रिपोर्ट इतनी लंबी हो गई, वह भी तब जब सारी जानकारी नहीं, हमारे पास सभी बातों के वीडियो नहीं है। गजा में हमास का बहाना है, लेकिन वेस्ट बैंक में क्या है? वहां इसराइल की सेना ने अराफात स्मारक तबाह कर दिया। जाहिर है इसराइल को सबूत चाहिए नहीं, उसके लिए यही सबूत है कि उसकी बंदूक के सामने, उसके बम के सामने कोई फलस्तीनी है, फलस्तीन से जुड़ी कोई इमारत है, फलस्तीन के लोगों के स्कूल हैं, अस्पताल हैं, उनके घर हैं। इसराइल के लिए इतना ही काफी है, सबको आतंक का अड्डा बताकर उड़ा देने के लिए। वॉशिंगटन में इसराइल के समर्थन में बहुत बड़ी रैली हुई। इसराइल केवल हमला नहीं कर रहा, बल्कि उन लोगों को भी उल्टे मुंह जवाब दे रहा है जो उसके हमले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अमेरिका और फ्रांस के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कह दिया कि गजा में महिलाओं और बच्चों की हत्या पर अंकुश लगना चाहिए। तरह तरह के रंगीन मोजे पहनने वाले जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मैं इसराइल से अधिकतम संयम की अपील करता हूं। टीवी और सोशल मीडिया पर दुनिया देख रही है। हम डॉक्टरों, लोगों, अनाथ हुए बच्चों के बयान सुन रहे हैं। दुनिया इन महिलाओं, बच्चों और नवजातों की मौत देख रही है। इसे रुकना ही होगा। यह उसी कनाडा का खोखला बयान था जिसने यह कहकर इसराइल का समर्थन किया कि उसके पास आत्मरक्षा का अधिकार है। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्विटर पर ट्रूडो को जवाब दिया। उन्हें टैग करते हुए लिखा कि नागरिकों को निशाना बनाने की शुरुआत इसराइल ने नहीं बल्कि हमास ने की। हमास ने नागरिकों के सर कलम किए। होलोकॉस्ट के बाद उनका सबसे भयानक नरसंहार किया। इसराइल तो नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, हमास उन्हें अपनी ढाल बनाकर नुकसान के रास्ते धकेल रहा है। इसराइल तो नागरिकों को मानवाधिकार गलियारा बनाकर दे रहा है, हमास बंदूक की नोक पर उन्हें निकलने का रास्ता नहीं दे रहा। इसराइल नहीं, हमास को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी इसराइल से संयम की अपील की थी। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी कर दी। तो अब दोनों को जवाब मिल गया। इसराइल का यही शुरू से जवाब है। इस जवाब में फलस्तीन के किसी अधिकार की बात नहीं, उन सवालों के जवाब की भी बात नहीं है जो 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल और नेतन्याहू से पूछे जा रहे हैं। इसराइल की प्रेस में ही खबरें छप रही हैं कि हमास को नेतन्याहू ने खड़ा किया है। हारिस अखबार में इस पर कई बार रिपोर्ट हुआ है।
उद्देश्य था कि गजा में हमास और वेस्ट बैंक में फलस्तीनी अथॉरिटी के बीच टकराव बढ़ाना। इससे एक तरह की कूटनीतिक जड़ता को पैदा करने का इरादा था, ताकि कभी भी फलस्तीनियों से दो राज्यों के गठन पर बातचीत ना करनी पड़े और इस तर्क का प्रचार हो सके कि फलस्तीनी अथॉरिटी फलस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। क्या दुनिया को इस वक्त नहीं जानना चाहिए कि इस कहानी के राज क्या क्या हैं और किरदार कौन कौन हैं? हमास के मददगारों पर इसराइल का गुस्सा कहां चला गया? एक पूरी तरह से चाक चौबंद और सुरक्षित देश के भीतर हमला कैसे हो गया? क्या यह हमला गजा को खाली कराने का कोई प्लॉट था? जिस तरह से इराक को तबाह करने से पहले सद्दाम के पास रासायनिक हथियार होने का झूठ फैलाया गया, उसी अनुभव से सीखते हुए दुनिया ने हमास को लेकर पूरा हिसाब क्यों नहीं किया? इसे खड़ा करने से लेकर इसे खुराक देने वाले लोग कैसे बच गए? उनका नाम आया मगर अब सब गायब है। हमास के नाम पर एक पूरी आबादी के मकानों, स्कूलों का सफाया कर दिया गया। 13,000 से अधिक लोग मार दिए गए। अंत में नेतन्याहू को ही नायक मान लिया जाएगा। उससे पहले एक डॉक्टर की कहानी बताना चाहता हूं। डेमोक्रेसी नाउ एक अमेरिकी चैनल है। चैनल की एंकर एमी गुडमैन ने अल शिफा में काम करने वाले एक डॉक्टर से पूछा, आप सुरक्षित जगहों पर क्यों नहीं चले जाते? डॉक्टर ने कहा, उसने इलाज करने की ट्रेनिंग ली है, जान बचाकर भागने की नहीं। यह डॉक्टर आपका नायक नहीं बनेगा। मैं ये बात जानता हूं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।